नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, यानी इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है उसमें कितने सदस्य हैं और कौन कौन से नए लोग नियुक्त हुए हैं। ये हैं राजीव कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इन्हीं की देखरेख में पूरे भारत के लोकसभा का चुनाव होगा। 7 चरणों में चुनाव होगा, 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून के बीच में। तो चुनाव से लेकर के शपथ ग्रहण तक की पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत करिएगा। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं, लोकसभा के चुनाव को लेकर के उत्साहित हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है जिसमें आपकी भागीदारी अहम हो जाती है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव। चुनाव से शपथ ग्रहण तक की संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक एक बात आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 543 सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन एक सीट और बढ़ाई गई है। मणिपुर में एक और सीट बढ़ाई गई है, यानी कि कुल 544 सीटों पर एक तरह से चुनाव होगा। चुनाव 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून के बीच में होगा, कुल 7 चरणों में, यानी कि 7 प्रकार से। परिणाम 4 जून को आएंगे, यानी 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में सारे चुनाव हो जाएंगे पूरे देश में, और 4 जून को परिणाम आ जाएगा। अब देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 मतदाता डेटा, ये है दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर की ये खबर है, उसका हमने स्क्रीनशॉट लिया है। देखिए क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं इसके। इस बार यानी कि 18वीं लोकसभा के चुनाव में कुल वोटर्स कितने लोग वोटिंग करेंगे, उनकी संख्या है 96 करोड़ 88 लाख 21,926, जिसमें से 49 करोड़ 72 लाख 31,994 पुरुष हैं और 47 करोड़ 15 लाख 41,888 महिलाएं हैं। ट्रांसजेंडर यानी कि तीसरे लिंग वाले 48,000 उनकी संख्या है। दिव्यांग 88 लाख से ज़्यादा उनकी संख्या है। जनसंख्या में मतदाता प्रतिशत, यानी पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसमें से 66.76% लोग मतदान करेंगे, यानी लगभग 100 में 67 लोग मतदान के लिए पात्र हैं। मतदाता लिंगानुपात है 948, यानी 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएं हैं, यानी पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। 18 से 19 साल के मतदाता, यानी कि कुल मिला के जो पहली बार वोटिंग करेंगे इस लोकसभा के चुनाव में, उनकी संख्या है 1 करोड़ 84 लाख 81,610। 20 से 29 साल के मतदाता हैं 19 करोड़ से ज़्यादा। 80 प्लस उम्र के मतदाता हैं 1 करोड़ 85 लाख 92,000, और 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं 2,38,000। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो सिक्किम है, उड़ीसा है, अरुणाचल और आंध्र प्रदेश। यानी कि लोकसभा का भी चुनाव होगा, साथ में विधानसभा का भी चुनाव यहाँ पे होगा। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन प्रोसेस है ये लोकसभा का चुनाव 2024। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया, जिसमें 97 करोड़ वोटर्स अभी हमने देखा, 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनेंगे जहाँ पे चुनाव होगा, और 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर सिक्योरिटी, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर सिक्योरिटी होंगे, और 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा, और 4 लाख गाड़ियाँ। ये डाटा दिया गया है कि इतना इस्तेमाल होगा। एक खास खबर है कि 85 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए, यानी कि 85 प्लस उम्र वालों और दिव्यांगों के लिए घर से वोटिंग की सुविधा है। जिनकी उम्र 85 साल से ज़्यादा है या फिर जो दिव्यांग हैं, तो 85 साल से ज़्यादा उम्र वाले जितने वोटर हैं और जो दिव्यांग वोटर्स हैं, उनके वोट हम घर जाकर लेंगे। नॉमिनेशन से पहले उनके घर फार्म पहुंचाएंगे। इस बार पूरे देश में यह व्यवस्था एक साथ लागू होगी, ये पहली बार ऐसा होगा। चुनाव आयोग का स्कोर कार्ड, मतलब जो चुनाव आयोग चुनाव करवाता है उसका स्कोर कार्ड ये है कि 17 बार ये चुनाव करवा चुका है लोकसभा का। यानी कि जो इस समय लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है, जो 1924 तक चली। ये 18वीं लोकसभा का चुनाव ये चुनाव आयोग कराएगा, और ये लगभग 400 से ज़्यादा विधानसभाओं का चुनाव करा चुका है, और 16 बार राष्ट्रपति का चुनाव और 16 बार उपराष्ट्रपति का चुनाव करा चुका है। यानी कि निर्वाचन आयोग के चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका है। अब देखिए, जो 7 चरणों में चुनाव होंगे उसमें से ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने से पढ़ सकते हैं अच्छे से। 18वीं लोकसभा फेज 1 वोटिंग 19 अप्रैल को पहली
चरण का होगा जिसमें 21 राज्य होंगे और 102 सीटें होंगी। फिर दूसरे फेज में होगा 26 अप्रैल से 13 राज्य होंगे, 89 सीटें होंगी। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये तीसरा फेज, चौथा फेज और ये पांचवा फेज, ये छठा फेज और ये सातवां फेज। जो छठा फेज है उसमें बिहार, उड़ीसा है, प्लस हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, 7 राज्य हैं, 57 सीटें हैं। और अंतिम वाला जो फेज है जिसका चुनाव होगा 1 जून को, उसमें 8 राज्य और 57 सीटें हैं। इस तरह से यूपी में 7 फेज में कुल 44 दिन चुनाव चलेगा। यानी कि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पे 7 चरणों में चुनाव होगा, जो 44 दिन तक चलेगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं प्रयागराज का हूं तो मैं आपको प्रयागराज के बारे में बता देता हूं। इसका जो छठवां फेज है यानी कि 25 मई, जो छठवां चरण होगा 25 मई, उसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, मछली शहर, ये 25 मई का चुनाव होगा। यानी कि छठवें फेज में, यानी अंतिम से दूसरा फेज। आचार संहिता, जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करी उसी के साथ आचार संहिता लागू हो गया। तो आचार संहिता में क्या क्या चीजें मनाही होती हैं, मोटा मोटा हमने लिखा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। जैसे हमने लिखा है सांसद निधि, इसका मतलब ये हुआ कि अब चूंकि आचार संहिता लागू हो गया है, चुनाव होने वाला है, इसलिए अब कोई भी सांसद अपनी निधि से कोई भी खर्च नहीं करेगा। यानी कि सांसद निधि एक तरह से अब बंद कर दी जाएगी। तो सांसद निधि से कोई भी धन इस समय खर्च नहीं होगा। विज्ञापन, कोई भी पार्टी सरकारी विज्ञापन से प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। अब इसके पहले तक कर सकती थी, लेकिन अब सरकारी विज्ञापनों पर रोक लग गई है। धार्मिक स्थलों से कोई भी भाषण नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी पार्टी किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के प्रचार अब नहीं करेंगे। सरकारी वर्कर्स, कर्मचारी, अधिकारी जितने भी लोग हैं वो अब चुनाव किसी भी पार्टी का मतलब साथ नहीं दिखेंगे। वो अब चुनाव से एकदम बाईकाट कर लेंगे। मतलब कि प्रचार के लिए उनको जो काम दिया गया है वो करेंगे, लेकिन प्रचार से संबंधित वो एकदम हट जाएंगे, यानी कि सरकारी लोग। और सरकारी धन कोई भी खर्च नहीं कर सकता। जैसे कि सरकारी गाड़ी होता है ना, तो सरकारी गाड़ी का प्रयोग चुनाव के लिए, जैसे जो रोलिंग पार्टी है उसके लिए भी ऐसा नहीं कि जो रोलिंग में नहीं है सिर्फ वही, जो रोलिंग है, जो रोलिंग में नहीं है, यानी कि जो सत्ता में है और जो सत्ता में नहीं है, ये सबके लिए होता है। यानी कि सरकारी गाड़ी का भी कोई भी नेता, वो चाहे सत्ता में ही क्यों न हो, चुनाव में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई भी सरकारी धन वो चुनाव में नहीं खर्च कर सकता। इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शब्दों का ध्यान रखा जाता है कि आपके भाषण में किसी जातीयता की झलक न दिखे, किसी धर्म की झलक न दिखे। मतलब ऐसा न महसूस हो कि आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं, या लिंग के आधार पे वोट मांग रहे हैं, या फिर निवास के आधार पर। कुछ ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसकी जो मतलब निर्णय जो करेगा वो चुनाव आयोग करेगा। अब देखिए, जो निर्वाचन आयोग है हमारे संविधान के जो कि 22 भाग हैं, 22 भाग में 15वां जो भाग है 324 से 329 तक, तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। शुरुआत में निर्वाचन आयोग में केवल एक ही व्यक्ति होते थे, उनको निर्वाचन आयुक्त कहा जाता था। बाद में 89, 90, 92, 93 में 2 हुए, फिर 1 हुए, फिर 3 हुए 93 से। तो इस समय निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्यों में एक को बोला जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 को बोला जाता है निर्वाचन आयुक्त। तो अभी जस्ट मतलब शनिवार को, अभी 1 दिन 2 दिन पहले, राजीव कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, ये नियुक्त हुए हैं और 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये भारत के। यानी इनसे पहले 24 निर्वाचन आयुक्त हो चुके थे। तो ये राजीव कुमार 25वें निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और इन्हीं की देखरेख में पूरा चुनाव होगा। यानी कि सबसे बड़ी भूमिका इनकी है। इसके अलावा अरुण गोयल भी अभी लेटेस्ट नियुक्त हुए हैं, IAS अधिकारी हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं अरुण गोयल। और तीसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, इसके अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। इन्हीं तीनों की इस चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका है। इन्हीं तीनों के माध्यम से पूरा चुनाव कराया जाएगा।
और पूरा निर्णय करेंगे, जो भी होगी जिम्मेदारी ये निभाएंगे। 80 सीटों पर 7 चरणों में ये वोटिंग होगी। मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात कर रहा हूँ, जिसमें तारीख भी लिखी गई है, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरह से। और ये आप देख लीजिए, अगर आप यूपी के हैं, इंटरेस्टेड इन, मतलब आपकी रुचि है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए अपने से। ठीक, तो बस यहीं तक। अब चुनाव कैसे होता है, मैंने बताया ना कि निर्वाचन आयोग ही चुनाव करवाता है, लोकसभा का, विधानसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। तो चूंकि ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि लोकसभा के चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव होगा, कितने चरणों में चुनाव होगा, कब चुनाव होगा और कब शपथ ग्रहण होगा, कौन चुनाव करवाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये सब कुछ आप जान गए। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि चुनाव कैसे होगा, तो स्पेशल में निर्वाचन आयोग कैसे चुनाव कराता है, कैसे कैसे अधिकारी नियुक्त करता है, कैसे कैसे पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, ये सब कुछ मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपकी अनुमति होगी तो। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। क्या बात आपको नहीं समझ में आई वो भी आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और आप सब लोगों को अपनी चैनल न्यू लाइट विद दीपक की ओर से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस 18वीं लोकसभा के चुनाव में अगर आप वोटर हैं, मतदाता हैं, तो आप जरूर मतदान करिएगा, और उसी को मतदान करिएगा जिसको आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि कहे कि ये ठीक है। किसी के कहने में, किसी के बहकावे में मत आइएगा। आप वोटिंग जरूर करिएगा, चाहे जिसको करिए, क्योंकि वोटिंग करना ही एक बहुत बड़ा आपका अधिकार है। वोट करना एक लीगल राइट माना जाता है, इसलिए हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।